फ्रेंड्स, मैं अंकिता जैन। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ई इनवॉइसिंग जीएसटी के अंदर क्या है, ये किस किस पे एप्लीकेबल है, किस किस पर नहीं है, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसे कंप्लाई ना करने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आपको इसे बस एंड तक देखते रहना होगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ई इनवॉइसिंग क्या है। दोस्तों, ई इनवॉइसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जो कि एक सप्लायर इशू करता है रिसिपिएंट को। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि जब भी एक सप्लायर या फिर सेलर कोई भी सेल करता है किसी गुड्स की या सर्विसेज की, तो वो बायर को बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसमें वो अपनी सारी डिटेल्स एंटर करता है, जैसे जीएसटी, पार्टी नेम, एड्रेस, गुड्स डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई की कहाँ पर सप्लाई हो रही है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स, एटसेट्रा। अब वापस आते हैं ई इनवॉइसिंग पर। अब ई इनवॉइसिंग भी एक इनवॉइस है जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर में ही बनाते हैं, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वे में उसे गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देते हैं एक पोर्टल के थ्रू, जिससे कि गवर्नमेंट को साथ के साथ पता चलता रहे कि एक सप्लायर ने किस किस को कितने इनवॉइसेस इशू किए हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑनलाइन ई इनवॉइस पोर्टल पे जाकर एक फॉर्म सबमिट करना होता है, GST-INV01। फिर उसके बाद हमें हर एक इनवॉइस का एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर अलॉट हो जाता है और ये हर एक इनवॉइस नंबर का यूनिक होता है। अब हम बात करते हैं कि ई इनवॉइसिंग किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, कौन कौन इसमें कवर हो जाएगा। क्या छोटे व्यापारियों को भी ई इनवॉइसिंग बनाना पड़ता है? सो द आंसर इज कि इसके लिए हमें अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से टर्नओवर चेक करनी पड़ेगी। सपोज हमारी किसी भी एक साल में टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो हमें इनवॉइसिंग 1 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। बट हमारी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो हमें 1 जनवरी 2021 से ही एप्लीकेबल होगा। अगर हमारी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद से किसी भी ईयर में टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर गई तो हमें 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग कंप्लाई करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली और है, इसमें बात हो रही है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल की। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब मान लो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से टर्नओवर हमारी अभी तक 50 करोड़ के अंदर अंदर ही थी, तो इतना तो कंफर्म है हमारे ऊपर अभी तक तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारी टर्नओवर बीच में ही 50 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो अब हम क्या करें? तो इस केस में हमें ई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि अगले साल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर चेक करनी है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि मान लो अगर हमें किसी भी एक साल एप्लीकेबल हो गया तो हमें आगे हमेशा के लिए ई इनवॉइस जनरेट करते रहना होगा, फिर चाहे हमारी टर्नओवर हर साल 50 करोड़ से कम ही रहती हो तब भी। तो वंस इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स। एंड कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स में से किसी एक में फॉल कर रहे हैं तो आपके ऊपर इनवॉइस की लायबिलिटी नहीं आएगी, भले ही आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर क्यों ना हो। अगर आप एक एसईजेड में हैं या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, या फिर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय रोड, तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में इन्वॉल्व है या फिर होली एग्जाम सप्लाईज या नील रेट सप्लाईज के केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और वो इसीलिए बिकॉज इनवॉइसेस सिर्फ इनवॉइसेस, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पर ही एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम सप्लाईज में तो हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, एंड जब इन केसेस में इनवॉइसेस ही नहीं इशू हो रहे तो इसलिए इनवॉइस भी नहीं बनेंगे। या फिर कोई एग्जीबिशन इन सिनेमा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड जो 50 करोड़ की एग्रीगेट टर्नओवर हम चेक करेंगे तो इसे कैलकुलेट करते वक्त टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट, सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 दैट इज सप्लाई विच डज नॉट इन्वॉल्व कंसिडरेशन, ये सारी इंक्लूड होंगी। और इसमें इंटरस्टेट सप्लाईज भी कवर हो जाएंगी अगर ट्रांजैक्शंस आपने अलग अलग जीएसटी से करी है और सेम पैन में है तो भी। ई इनवॉइस के साथ कंप्लाई करके हमें कई सारे एडवांटेजेस भी हैं,
जैसे कि ई इनवॉइस पोर्टल से जो डेटा है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है बाद में जीएसटी पोर्टल पे और ई वे बिल पोर्टल पे। तो हमें ई वे बिल सबमिट तो करना होता है ई इनवॉइसिंग के बाद भी, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। एंड जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हुए डेटा जो है वो अपने आप ही फिल होकर आता है, बट वो आपकी मर्जी है, आप उसे चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। एंड ई इनवॉइस अप्लाई करने से यूनिफॉर्मिटी आती है हमारे प्रोसीजर में एंड बिजनेस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। एंड कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक और अपडेट रिलीज करी थी जिसके अकॉर्डिंग गुड्स की मूवमेंट के दौरान हमें इनवॉइस की फिजिकल कॉपी ले जानी अब कंपलसरी नहीं है अगर हम ई इनवॉइसिंग कंप्लाई करते हैं तो उस केस में सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से भी आपका काम चल सकता है। एंड मेनली इससे गवर्नमेंट के पास फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आगे इनपुट वेरिफिकेशन में भी जो इश्यूज आते थे पहले, वो भी पहले के कंपैरेटिवली कम होंगे। इसलिए फ्यूचर में डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस ये सब कम होने के भी चांसेस है। नो नीड टू प्रिपेयर इनवॉइसेस इन ट्रिप्लिकेट और डुप्लीकेट। अब देखते हैं इसे जनरेट करने का फॉर्मेट क्या है, मतलब किन स्टेप्स की हेल्प से हम इनवॉइसिंग करते हैं। एंड बता दूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि ई इनवॉइस पोर्टल पर हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली में इनवॉइस तो हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही एंटर करेंगे, जैसे हम पहले एक नॉर्मल इनवॉइस में करते थे। बस हम उसी इनवॉइस को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंटर करके आईआरपी पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं जेसन के फॉर्मेट में, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट हो जाए और हमारा यूनिक क्यूआर कोड जनरेट हो जाए। तो पहले आपको ये करना है कि आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही इनवॉइस एंटर करना है और उस फॉर्मेट में आप उसे एंटर करिए जिससे आप इजीली उस डेटा को आईआरपी पे अपलोड कर सकें। और आप इन इनवॉइसेस को बाद में जेसन फॉर्मेट में आईआरपी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और जब आप वो जेसन आईआरपी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आईआरपी पोर्टल आपको एक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करके देगा एंड उसके बाद वो आपकी जेसन को भी वैलिडेट कर देगा। एंड चेक करने के बाद कि कोई डुप्लीकेट इनवॉइस तो नहीं है सेम फाइनेंशियल ईयर में, वो एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके दे देगा आपकी इनवॉइस पर क्यूआर कोड के साथ साथ। और जो डेटा आपने अपलोड किया है वो बाद में जीएसटी पोर्टल और ई वे बिल सिस्टम के साथ शेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके फीचर्स की। क्योंकि गवर्नमेंट को आपके कंप्लीट B2B ट्रांजैक्शंस का ट्रेल मिल रहा है साथ के साथ, तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा आपकी सारी सेल परचेजेस। तो इसीलिए आपने जो जो सेल्स अपनी अपलोड करी इनवॉइस के थ्रू, तो वो सारी सेल आपके GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगी। और जो आपका रिसीवर है या फिर जो आपका बायर है, वो उसके 2A में भी साथ के साथ रिफ्लेक्ट होके आती रहेंगी। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि इससे ITC मिसमैच के चांसेस भी बहुत कम होंगे। और क्योंकि GSTR1 और 2A ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं, तो ये फीचर बहुत इजी कर देगा आपकी रिटर्न फाइलिंग को भी। तो इसीलिए आपको इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करते वक्त ही थोड़ा ध्यान रख के अपलोड करना है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए अपलोड करने में। और ये इनवॉइस जो हमने IRP पोर्टल पर रिपोर्ट किया है, वो 24 आवर्स के विद इन कैंसिल भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, और वो GSTR1 में भी कैंसिल्ड स्टेटस ही शो करेगा। और इसकी ऑथेंटिसिटी को हम लेटर वेरीफाई भी कर सकते हैं साइंड जेसन फाइल या फिर साइंड क्यूआर कोड को अपलोड करके ई इनवॉइस पोर्टल के अंदर ही सर्च टैब में एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई साइंड इनवॉइसेस। एंड क्यूआर कोड का ये फायदा भी होता है कि टैक्स ऑफिसर्स अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं भी है तो वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपका पूरा वेरीफाई कर सकते हैं इनवॉइस को। अब बात करते हैं कि अगर आपने इनवॉइसिंग कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं। तो पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, मतलब जितना टैक्स आपका है उसका 100% या फिर 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। तो इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों कि कहीं आपके ऊपर इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं आ रही। आप उसे एडवांस में ही सारा चेक करते रहिए और अगर आ रही है तो आप उसको कंप्लाई कीजिए जिससे आप पेनल्टी से बच सके। और कोई भी क्वेरी हो मेरे लिए या सजेशन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये रही मेरी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।